जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और साथ ही साथ मस्त हैं मेरे प्रिय साथियों। और हमें अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर। तो चलिए बने रहिए आसमा सिविल एकेडमी के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए एक पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लेखक कर रहे हैं, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। अगर ये व्यक्ति सोचने लगे, अपने आप में अगर मंथन करने लगे कि किसी भी परिवेश में कभी वो अपने आप को छोटा ना फील करे। छोटा से तात्पर्य है बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइक सामाजिक व्यवस्था में छोटा, धार्मिक वर्ण व्यवस्था में छोटा। अगर वो इस प्रकार से मानसिकता रखता है तो वो हार की कगार में है। लेकिन अगर वो अपने आप को पहले पायदान में और सबकी बराबरी में समझता है तो फिर उसका सफल होना जो है सुनिश्चित है। तो मेरे प्रिय साथियों, अपने सोच को अगर आप अच्छा रखेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी, जो कि एक बहुत ही अच्छी अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष विज्ञान में कार्य कर रही हैं। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्यारे बच्चों, लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए। अभी काफी आंसर आ रहे थे लेकिन आज क्यों नहीं आए? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये बताओ, उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं? ट्रॉपिक जोन किसे कहते हैं? उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसे कहते हैं पृथ्वी के बीचों बीच एक समानांतर रेखा जाती है, जिसे हम एक सीधी रेखा जाती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे ही कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री में, कितने में? 23.5 डिग्री में एक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क और मकर रेखा। इन दोनों के जो बीच का भाग है इसे ही हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये दिवस मनाया जाता है हर साल 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। मतलब कल के दिन वाला दिन था, संडे को जो है उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बस प्राणी जगत निवास करने का अत्यधिक भाग जो है यही है। ठीक है, तो 29 जून को जो है मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैंने बता दिया। अब वैश्विक महत्व देखें इसका। वैश्विक महत्व मेरे प्रिय साथियों इस प्रकार से है, पृथ्वी की सतह का लगभग 40% हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विश्व की 80% जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी जो है यही पाई जाती है। अब इस क्षेत्र में एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है और ओशिनिया जैसे क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन क्षेत्रों की जलवायु, इन क्षेत्रों की जो आपकी जलवायु जो है वो कैसी होती है? तो उष्णकटिबंधीय होती है। ठीक है, चलो, हाल ही में आयोजित हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के पहले संस्करण में किस टीम ने क्रमशः महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तमिलनाडु हॉकी यूनिट, है ना। ये दोनों ने हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के पहले संस्करण का महिला एवं पुरुष जो है
खिताब जीता है, पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। मतलब ओडिशा हॉकी एसोसिएशन जो है वो महिला वर्ग का खिताब जीती है, और तमिलनाडु जो है हॉकी यूनिट जो है वो आपका पुरुष वर्ग का खिताब जीती है। महिला वर्ग में ओडिशा हॉकी एसोसिएशन फाइनल में पंजाब को 1-0 से हराया है, और पुरुष वर्ग में तमिलनाडु हॉकी एसोसिएशन महाराष्ट्र को 5-0 से हराया है। कांस्य पदक विजेता जो सेकंड नंबर में है ना, महिला वर्ग में हरियाणा तमिलनाडु को 4-1 से हराया, और पुरुष वर्ग में चंडीगढ़ उड़ीसा को 2-1 से हराया। तो हॉकी इंडिया जो है आपका, इसमें अगर देखें हम तो 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई है। दिलीप तिर्की के द्वारा इसके अध्यक्ष हैं, दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा से संबंधित है, ये संगठन के अंतर्गत आता है, और एशियाई ओलंपिक संघ भी इसमें पार्टिसिपेट करता है इसके आयोजन में। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में ओवर गति सुधारने के लिए आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कौन सा नया नियम लागू किया है? तो मेरे प्रिय साथियों देखो, टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लेट होता है, बहुत ज़्यादा जो है आपका देरी करते हैं खिलाड़ी, उस वजह से स्टॉप क्लॉक नियम चालू किया है। अब ये क्या होगा आपका स्टॉप क्लॉक नियम? तो आइए इसको देखते हैं। ये कहाँ आ गए भाई, इधर आते हैं। एक एक करके नियम को जानिएगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो मैं बता दूं, टेस्ट क्रिकेट को तेज, अनुशासित और दर्शकों के लिए रोमांचक बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें धीमी गति ओवर को रोकने के लिए स्टॉप क्लॉक का नियम लागू किया है। ठीक है, पहला चालू होगा, पहला मैच श्रीलंका बनाम बांग्लादेश में ये चालू हो जाएगा गाले में। अब नया ओवर जो है 60 सेकंड के भीतर शुरू करना अनिवार्य है। मतलब कप्तान पहले से क्या करेगा, सुनिश्चित करके रखेगा कि भैया फलाने बॉलर को डलवाना है, 60 सेकंड के भीतर खड़े करवाना है। ठीक है, अब मान के चलो असफल रहे 60 सेकंड में करने के लिए, तो आप देख सकते हो कि 2 उल्लंघनों में चेतावनी मिलेगी, 2 बार वार्निंग मिलेगा, 2 बार क्या मिलेगा, वार्निंग मिलेगा। और ये सारी चीज़ों को किससे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप क्लॉक से जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तीसरे उल्लंघन में बल्लेबाजी टीम को 5 रन बोनस मिल जाएंगे। अब 80 ओवर पूरे होने पर जो चेतावनियां जो है वो रीसेट की गई जाएगी। अगर 3 उल्लंघन कर चुके हैं तो 5 रन जो है वो दूसरे टीम को मिल जाएगा कि 5 रन आपके और जुड़ गए। ठीक है, तो 5 रन बहुत होते हैं भाई, 5 रन से कई बार मैच जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है। अब है सलाइवा। सलाइवा मतलब जो थूक होता है उसको नहीं लगाया जा सकता बॉल में। क्या होता था हमेशा कि बॉल, क्रिकेट बॉल जो होती है ना, उसका कहानी ऐसा है कि एक तरफ का भाग को चिकना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चिकना करना पड़ता है, आसान भाषा में। इसलिए चिकना करना पड़ता है, देखना बॉलर लोग जो है वो फील्डर लोग ऐसे 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 करके रगड़ते रहते हैं, देखा होगा आपको, खुजली नहीं होते रहता है उन लोग को। एक्चुअली वो एक पार्ट को क्या किया जाता है, उसको चिकना किया जाता है। इसलिए चिकना किया जाता है कि उससे स्विंग, बॉल जो स्विंग होती है उसमें मदद मिलती है। ठीक है, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप कोई सा भी टेनिस बॉल रखें और उस टेनिस बॉल के आधे भाग में जो है आप क्या कर दें, टेप बांध दें, तो टेप वाला भाग क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। और जब आपको उसको सीधा फेंकोगे तो अपने आप उड़ने लगेगी। उसको पवन की गति के अनुसार जो है क्या किया जाता है, नापा जाता है। लेकिन ऐसा नाप के तो बॉलर फेंक नहीं सकता, इसीलिए जो है वो क्या करता है, उसको चिकना करता है एक पार्ट को, ताकि वो अच्छी तरीके से स्विंग मिल सके, उड़ सके और बैट्समैन को क्या हो, खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इस वजह से सलाइवा लगा देते थे, थूक लगा के उसको साफ करते थे। एक्चुअली थूक इसलिए लगाया जाता था, यह थूक इसलिए लगाया जाता है कि गीला करके रगड़ने में पॉलिश आती है और शाइनिंग आती है। ठीक है, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है उसमें। तो उसमें कई लोग पसीना लगाते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें जो है उसमें बैन किया गया है। पसीने में तो नहीं, लेकिन सलाइवा लगाना जो है प्रतिबंधित कर दिया है। अनजाने में अगर लग जाए तो 2 गेंद बदली, वो गेंद जो है बदली नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद है DRS रेफरल, प्राथमिकता का नियम। जब अंपायर और खिलाड़ी दोनों रिव्यू मांगेंगे तो जो पहले मांगेगा उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे ही जानबूझकर अगर शॉर्ट रन, छोटी दौड़ मतलब कि रनिंग कर रहे हैं और आपका क्रीज को छू नहीं पाए
दूर से ही जो है वो आपका चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट रन जिसे कहते हैं, तो फील्डिंग टीम तय करेगी कि अगली टीम में कौन स्ट्राइक में खड़ा होगा। अगर शॉर्ट रन लिए तो फील्डिंग टीम बोलेगी शॉर्ट रन है भैया, हम बताएंगे कि कौन स्ट्राइक में रहेगा या कौन जो है बल्लेबाजी वाले एरिया में खड़ा होगा। ठीक है, वैसे ही इन नियमों का उद्देश्य टेस्ट मैचों की गति में सुधार करना, जवाबदेही बढ़ाना फील्डिंग में और दर्शकों के लिए रोमांचक बनाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। 15 जून 1909 में बना है। 108 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें। जय शाह इसके अध्यक्ष है और जियोफ एलार्डस जो है इसके क्या है, CEO है। क्लियर, तो इन्होंने नियमों में बदली करी है। वीडियो को एक बार और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित UZ चेस कप में मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने बहुत ही शानदार खेल खेला यहाँ पर उज्बेकिस्तान में, और इन्होंने जो है आपका इसमें प्रथम रैंक लगाया है। और इनका फीडे रैंकिंग जो है 2778.3 हो गया है। अब हम बात करें तो आर वैश्विक रैंक में चौथे स्थान पर पहुंच गए और भारत में पहले नंबर में आर प्रज्ञानंद हो चुके हैं। अब ये फीडे जो है इनको नंबर प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी रैंकिंग तय की जाती है। तो आर प्रज्ञानंद भारत के क्या बन गए हैं, भारत के सबसे टॉप फर्स्ट नंबर 1 खिलाड़ी। ठीक है, 5.5 अंक आखिरी स्कोर इनका रहा है। अब्दुस सत्तारो और सिंदारो के साथ टाई होने के बाद। ठीक है, बस यही आप याद रख सकते हैं। चलें आगे। अन्य भारतीय अगर देखेंगे खिलाड़ी, शीर्ष खिलाड़ी, तो डी गुकेश जो है 2776 है इनका, 2 कुछ अंक पीछे हैं। वैश्विक रैंक 5 नंबर में है डी गुकेश का। अर्जुन एरिगेसी 2775 है इनका, विश्व रैंकिंग 6 है इनका। ठीक है, विश्व में शीर्ष खिलाड़ी कौन है, तो मैग्नस कार्लसन है ना, 2839.2। हिकारू नाकामूर जो है वो 2807 है दूसरे नंबर में, और फेबियानो कारुआना तीसरे नंबर में है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वरिष्ठ नौकरशाह को कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये G20 के शेरपा रहे हैं, जिनका नाम क्या है, तो अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया की पहल इन्होंने ही की है और इनका दृष्टिकोण जो है अब एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में हो गया, मतलब कि ये अब अपना अलग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। G20 के शेरपा पद से हाल ही फिलहाल में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो यह कदम भारत में फेयरफैक्स की लंबी अवधि के निवेश दृष्टिकोण को विकसित भारत 2047 के तहत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और मैं बता दूं कि अगर अमिताभ कांत जी फेयरफैक्स में आ गए हैं, फायरफैक्स में फेयरफैक्स निकल रहा है भाई, फायरफैक्स में अगर आ चुके हैं तो मेरे प्रिय साथियों इसका उत्थान तय है, क्योंकि बहुत ही सुदृढ़ और जो है आपका कहा जा सकता है सटीक दूरदृष्टा के रूप में ये कार्य करते हैं। फायरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड टोरंटो कनाडा की कंपनी है, मुख्यालय है इनका कनाडा में। प्रेम वत्स इसके चेयरमैन हैं। कनाडा का वॉरेन बफ कहा जाता है इन्हें। प्रमुख कार्य क्षेत्र जनरल इंश्योरेंस, पुनर्बीमा, निवेश प्रबंधन, ये सभी चीज़ों का कार्य करती है ये कंपनी फायरफैक्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। समुद्री क्षेत्र में केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम क्या है? क्या है भाई? इसका नाम है सागरमाला विकास बैंक। क्या है? सागरमाला विकास बैंक। आपको पता है सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों चलाया जा रहा है? तो भारत में स्थित अच्छा, ये जो है यहाँ पर जो है एक त्रुटि हो गई मुझसे, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड होगा, ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये। ठीक है, विकास बैंक नहीं है, सागरमाला आपका वित्त निगम लिमिटेड। चलो
डी ऑप्शन सही होगा इसका। अब साथियों, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट, जितने भी भारत के बंदरगाह हैं, भारत का जो तटीय रेखा है वो 7,500 किलोमीटर के आसपास जो है। अब उसके जितने भी बंदरगाह है उसको उसके विकास के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो उसमें ये सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड की शुरुआत की गई है, जो कि मुख्य रूप से फाइनेंशियली जितने भी कहा जा सकता है सपोर्ट है, आवागमन है, आवक जावक है, उसको देखेगी। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक समुद्री शक्ति बढ़ाना है, जिसमें अगर हम देखें तो बंदरगाह, समुद्री एमएसएमई, स्टार्टअप्स, अन्य केंद्रीय समुद्री परियोजनाओं को ऋण और निवेश की सुविधा देना, भारत के समुद्री ढांचे को में पूंजी निवेश की बीमा को पूरा करना, समुद्री क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रणाली प्रदान करना, ये सभी मुख्य रूप से इसके कार्य है। ठीक है, जिसमें सागर सेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया जा रहा है। ये सागर सेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बंदरगाहों के संचालन को तेज और पारदर्शी करेगा। मतलब कि सारी चीज़ें उस आपके पोर्टल में होगा, उस आपके मोबाइल ऐप में होगा, जिससे आप देख सकते हैं। व्यापार में आसानी होगी, बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है। वैसे ही SOR शेड्यूल फॉर रेट्स, मतलब बंदरगाह के रेट्स जो है, आपका रेट्स मतलब दर है ना, तो बंदरगाह शुल्कों में पारदर्शिता होगी। सभी बड़े बंदरगाह पर एक मानकीकृत शुल्क संचालन लागू होगा, जिसमें स्पर्धा, पारदर्शिता, उचित शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर सब चीज़ों का क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया जाएगा कि किस रेट पे किस प्रोडक्ट को या किस प्रोडक्ट को की आवक जावक होनी है। ठीक है, विविधता नहीं होगी। फिर गेटवे टू ग्रीन रिपोर्ट। गेटवे टू ग्रीन रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में भारतीय बंदरगाहों में ग्रीन हाइड्रोजन की उपयोगिता का योगदान दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि जो हमारी जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है उसके स्रोत से कार्य किए जाएंगे। ठीक है। पत्तन तोप परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय 1966 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री है। शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलें आगे। और ये बहुत अच्छी पहल है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है भाई? उत्तर प्रदेश में। कहां किया गया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब ये ग्रीन डेटा सेंटर मुख्य रूप से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से संचालित होता है ना, जिसमें ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण के अनुकूल और भविष्य के अनुरूप डाटा सेंटर बनाने का उद्देश्य रखा गया है। 2027 तक 20,000 मेगावाट नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में योगदान होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप। उसके बाद है आपका गैर परंपरागत कह दिया था मैंने, नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मॉड्यूलर डिजाइन किया जाएगा। स्मार्ट कूलिंग सिस्टम लाया जाएगा। रिफ्लेक्टिव रूफिंग लाया जाएगा गर्मी से बचाने के लिए। अब एक डाटा सेंटर बनाया जा रहा है तो वहां पर हीट तो जनरेट होगा, उस हीट जनरेट को कंट्रोल भी किया जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है भाई? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? तो देख सकते हैं आप कि पूरी तरह से स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप नामक रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के कौशल परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। यह उद्योग की जरूरतों के साथ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण को संरेखित करने के महत्व को दर्शाता है। रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। शैक्षिक प्राप्ति, व्यावसायिक वितरण का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मतलब कि वास्तव में भारत की उद्यमिता, स्किल्स और आपका लोगों के प्रति कार्य के लिए जागरूकता,
इसमें क्या स्थिति है इसको प्रदर्शित करता है, आसान भाषा में कहें तो। अब इसमें देखो 88% श्रमिक आज भी कम योग्यता वाली नौकरी में कार्यरत है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है, अगर आपने समाजशास्त्र को पढ़ा होगा तो कारण ये है, जो हमारी पारंपरिक जो स्थिति रही है कि हम अपने स्किल को इन्हांस करने में एक पैसे की ताकत नहीं लगाते, और साथ ही साथ हम अपने एक्सपांड का प्रयास ही नहीं करते, और जो कर रहे हैं उसी चीज़ को हम सर में रख के बैठ जाते हैं कि हम जो है इससे बड़े जो है ज्ञाता नहीं है, या हमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। समझिएगा। उसके बाद 10 से 12% लोग ही उच्च स्तरीय नौकरियों में है। आंकड़े स्किल गैप, कौशल अंतर को प्रदर्शित करता है। बताया मैं, वही मानसिकता। क्षेत्रीय स्तर पर मेरे पास एक काउंसलिंग आई कि एक बच्ची 11th क्लास में फेल हो गई, आर्ट्स लेके, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा। अब उसके माता पिता जो है वो चिंतित है कि क्यों हो गई। यहाँ पर क्यों हो गई का सवाल नहीं है, सवाल ये है उसकी परेशानी, अगर वो जिस चीज़ में परेशान होगी उसको खोलने की आवश्यकता है। वो 11वीं की बच्ची है। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते, आपका घर गृहस्थी बच जाता, तो आप सशक्त रहेंगे, आप पारदर्शी रहेंगे कि आप फलाना ये चीज़ है बता सकते हैं। लेकिन वो उसमें पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है। तो हम शिक्षकों का काम रहता है कि उसका प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसके मन की भावनाओं को बाहर निकालें। समझ रहे हो? तो हमारे समाज में सबसे बड़ा जो कारक है वो ये है कि अंदर की बात बाहर नहीं निकालते हैं, भावनाओं से प्रदर्शित करते हैं। खास तौर से प्यार मोहब्बत वाला जो ये वातावरण है कि वो मेरी बात को समझ जाए, ये मेरी चेहरा को देख के समझ जाए। तो ऐसा कोई नहीं बना है। जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होगा वो अपना रास्ता के हिसाब से सीधा चलते रहेगा, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके सामने अगर आप बात रखोगे तो आपकी बातों को प्राथमिकता के साथ क्लियर करेगा, बेहतर करेगा, ना कि आपका चेहरा को देख के पढ़ लेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। तो इस मिथ से जो है बाहर निकलेगा भारत देश का युवा वर्ग भी, तो वो क्या कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ये मेरे अंदर की भावना थी जो कि मैंने क्या किया है, एब्जर्व किया है ना। चलें आगे। मुख्य रूप से 5 क्षेत्र है जिसमें विकास की जरूरत है, जैसे कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस वाला क्षेत्र जो है उसमें कपड़ा एवं परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान, सौंदर्य एवं कल्याण इसमें कार्य किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र 66% से ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण हिस्सेदारी रखते हैं। अब देखो ना, आईटी इसलिए आगे बढ़ गया है, लोग मोबाइल को चक रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोग सीख गए काम तो उसका कार्य करते हैं। कपड़ा परिधान, कपड़ा पहन के आदमी बन गया है हीरो, बन्ने सिंह मैं तो हीरो हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो कपड़ा किसी चीज़ से आपकी जीवन चर्या को नहीं बताता है, क्योंकि समाज वैसा देखती है, तो समाज के हिसाब से जियोगे तो पार हो जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर बताया, मोबाइल चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोबाइल इंडस्ट्री है। स्वास्थ्य सेवा, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर लोग कमा रहे हैं। जीवन विज्ञान, तो जीवन विज्ञान में लोग परेशान हैं तो काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। सौंदर्य कल्याण, खाली लीपापोती में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस क्षेत्र में 66% हिस्सेदारी है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप बाकी कंट्रीज के रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी इन्हांस हो चुका है, ठीक है, काफ़ी एक्सपांड कर चुके हैं। अनाहत सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय जोड़ी ने महिला युगल स्क्वैश का खिताब जीता है। आगरा उत्तर प्रदेश में आलू क्या बन रहा है, आलू केंद्र का दक्षिणी एशियाई केंद्र स्थापित करने जा रहा है। आलू खाओ मोटे हो जाओ। गुजरात में विश्व पुलिस अग्निशमन खेलों का 23वां संस्करण वर्ष 2029 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने जो है एक स्कीम चालू की है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम, पैसा देंगे, उनको आर्थिक सहायता देंगे। अरलम केरल में तितली अभ्यारण्य बना दिया गया है, भारत का पहला, ठीक है, अरलम केरल में। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है ब्राजील में।
किस भारतीय वायुसेना अधिकारी ने 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है? तो इसका आपको आंसर देना है, एकदम सरल सा आंसर है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।